मुझे शादी का बहुत शौक था, लेकिन मैं एक बूढ़े से शादी करना चाहती थी। शादी से पहले मैंने जिद कर ली कि मैं सिर्फ बूढ़े से शादी करूंगी। फिर मुझे मोहल्ले में 80 साल का एक बूढ़ा मिला। सबने कहा वो बूढ़ा बहुत जालिम है, मगर मैंने उसी बूढ़े से शादी कर ली। शादी वाली रात मेरा दिमाग चकरा गया जब उस बूढ़े ने मुझे लिटाकर। मैं 18 साल की थी और मेरी शादी 25 साल लड़के से हो रही थी, मगर मुझे एक 80 साल के बूढ़े से इश्क हो गया था, जिसकी पहली 3 बीवियां फौत हो चुकी थी। सब लोग कहते हैं कि उसकी 3 बीवियां उसके जुल्म की वजह से मरी हैं, मगर मुझे यकीन न आया और मैंने उसी बूढ़े से शादी कर ली। शादी वाली रात वो बूढ़ा कमरे में आया तो उसके हाथ में ऐसी चीज थी जिसे देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वो बूढ़ा तो मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और अबू के इंतकाल के वक्त मेरी उम्र 13 वर्ष थी। मैं बहुत सीधी सादी सी थी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो बिल्कुल अल्लाह की गाय थी तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत बहुत अच्छे और दोस्ताना माहौल में की थी। जब मेरे घर का इतना अच्छा माहौल था तो मुझे ज्यादा दोस्तियां करने का भी शौक नहीं था। मेरी एक ही सहेली थी, मैं उनके घर भी आ जाया करती थी और वो अक्सर मेरे घर आकर खेला करती थी। मगर मुझे इल्म नहीं था कि मेरे रिश्तेदार कौन है, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आता था। एक दिन मैंने अबू से पूछा तो वो कहने लगे, अभी बहुत अंधेरा है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो हर तरफ रोशनी फैल जाएगी, तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। मैं अबू की ये बात सुनकर दंग रह गई थी। आज तो बहुत धूप निकली थी, फिर न जाने वैसी बातें क्यों कर रहे थे। मैंने अबू का हाथ पकड़ लिया और बोली, अबू दिन का वक्त है और हर तरफ रोशनी है, फिर आप अंधेरे की बात क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर अबू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, मेरी नजर कमजोर हो गई है, मुझे हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है। अबू की बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अबू को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी बेटी के सामने अपनी मौत का जिक्र क्यों किया था। मैं बहुत खफा हो गई थी। अबू ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहने लगे, तुम अभी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो, चुप करो। कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं रोती चली गई तो अबू मुझे अपने साथ पार्क में ले गए थे। पार्क में जाकर मेरा दिल वक्ती तौर पर बहल गया था, मगर अबू के कहे हुए अल्फाज जैसे मेरे दिमाग पर तब नक्श हो गए थे। मैं हर वक्त अपने अबू की लंबी उम्र की दुआएं किया करती थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली से इस मुतालिक बात की तो उसने मुझे मजीद डरा दिया था। वो कहने लगी, मरने वालों को पहले से ही अपनी मौत का मुतालिक इल्म हो जाता है। मुझे तो लगता है तुम्हारे अबू अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मैं बहुत छोटी सी थी, 7वीं जमात में पढ़ती थी। अबू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो बात जो उन्होंने जज्बाती होकर मुझसे कह दी थी उसका मुझे किस कदर डरा दिया था। वक्त तो यूं ही गुजरता गया और जब मैं 13 वर्ष की हो गई तो एक दिन अबू को हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस दुनिया में अबू के अलावा मेरा और अम्मी का था ही कौन। हम दोनों टूट कर ही रह गए थे। मोहल्ले वालों ने अबू के इंतकाल के मुतालिक मोहल्ले के मस्जिद में ऐलान करा दिया था और फिर थोड़ी देर में बहुत से अजनबी चेहरे अबू की मैयत के पास आकर बैठ गए थे और फूट फूट कर रोने लगे थे। मैंने अम्मी से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तब अम्मी ने एक बूढ़ी सी औरत की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारी दादी हैं। इनके साथ 3 औरतें और भी थीं। उनके मुतालिक अम्मी ने बताया कि वो तीनों मेरी फूफो हैं। तब मुझे पता चला कि वो हमारे मोहल्ले के पीछे जो मोहल्ला था वहीं पर रहती थी, मगर अबू की जिंदगी में उन्होंने कभी हमसे मिलना गवारा नहीं किया था। वो एक दूसरे के गले लग लग कर रोती रही थी, जबकि मैं और अम्मी एक दूसरे को सहारा दे रही थी। कुछ देर रो धोकर वो औरतें
वापस चली गई थी तब अबू के जुमले मेरे कानों में गूंजने लगे थे। उन्होंने ठीक ही कहा था कि अभी बहुत अंधेरा है। अबू की वफात के बाद ही मुझे रिश्तेदार नजर आए थे। ऐसे वक्त में मोहल्ले वालों ने हमारा बहुत साथ दिया था। तीसरे दिन वो औरतें फिर आ गई थी। मेरी दादी फूट फूट कर रोती जा रही थी और साथ साथ कहती जाती, अशरफ अच्छा होता अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में कर जाता, ये लड़की जरूर तुम्हें बदनाम करेगी। मैं ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती थी। तब अम्मी मेरे सर पर हाथ रख देती और कहती, ऐसे लोगों की बातों को सर पर सवार नहीं करते। मेरी फूफा मुझे देख के मुंह बना लेती थी। मुझे उनसे बहुत डर लगने लगा था। मैं चाहती थी कि वो बस जल्दी से हमारे घर से चली जाएं, मगर वो अब बार बार हमारे घर आती थी। वो अक्सर कहती कि ये लड़की तो शक्ल से खतरनाक लगती है, ऐसा लगता है कि ये हमारे बेटे का नाम खराब करके ही रहेगी। एक दिन मेरी दादी मेरी अम्मी से कहने लगी, अपनी बेटी की शादी जिस कदर जल्दी मुमकिन हो कर दो। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बेटे का नाम खराब करे। अम्मी बहुत दिनों तक ये सब बर्दाश्त करती रही थी। अब उनकी भी बस हो गई थी। वो कहने लगी, मेरे शौहर ने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। आपको हरगिज फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे शौहर की जिंदगी में हमारे घर नहीं आई तो अब क्यों आ जाती हैं? अम्मी की बात सुनकर तो उन्होंने अम्मी पर हमला ही कर दिया था। उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई थी। अम्मी रोने लगी थी। फिर वो उठ कर चली गई तो मैं बोली, अम्मी मेरी दादी ने मुझ में ऐसी कौन सी खामी देख ली है जो हर वक्त कहती हैं कि मैं अपने बाप का नाम खराब कर दूंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख लिया और बोली, तुम उन लोगों की बातों को ज़हन पर सवार मत करो। वो तो तुम्हारे बाप की नहीं बन सके तो हमारे क्या बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ही हमारे घर नहीं आएंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली सी हो गई थी और अम्मी की बात सच साबित हुई थी। उस दिन के बाद ना तो कभी दादी हमारे घर आई थी और ना ही फूफो। मगर अब कुछ अजीब सा होने लगा था। हमारे घर मोहल्ले की औरतों ने भी आना छोड़ दिया था। मेरी सहेली भी हमारे घर नहीं आई थी। एक दिन मैंने अम्मी से उसके मुतालिक बात की तो वो कहने लगी कि तुम खुद अपनी सहेली के घर चली जाओ। मेरी सहेली का घर हमारे घर से करीब ही था। मैं अकेली ही चली गई थी। मैंने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके वालदा ने दरवाज़ा खोला था। मैं सलाम करने के बाद पूछा, आंटी आयशा कहाँ है? वो इतने दिनों से हमारे घर नहीं आई। आंटी दरवाजे के सामने ही जमकर खड़ी थी। वो बोली, आयशा अब तुम्हारे पास नहीं आया करेगी। तुम दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। मैं हैरान हुई और बोली, आंटी आप क्या कह रही हैं? ऐसा भी क्या हो गया है? आंटी ने मुंह बना ली और बोली, हम शरीफ लोग हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारे साथ उठे बैठेगी तो वो भी बदनाम हो जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, आंटी अल्लाह ना करे आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आंटी कहने लगी, मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, तुम्हारी दादी सबको कहती फिर रही है कि तुम कोई ना कोई गुल जरूर खिलाओगी। इसी वजह से हमने अपनी बेटी को तुमसे दूर कर लिया है। मैं मजीद कुछ भी नहीं कह सकती थी इसलिए रोती हुई अपने घर आ गई। अम्मी ने मुझे देखा तो कहने लगी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने अम्मी को सारा वाकया बता दिया तो उनको बहुत गुस्सा आया था। वो कहने लगी, अल्लाह गारत करे ऐसी औरतों को जो मेरी मासूम बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद मोहल्ले वालों ने माथे पर आंखें रख ली थी। हम दोनों माँ बेटी तन्हा रह गए थे और मुझे तो इस जुल्म की सजा मिल रही थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे तो उन बातों की इतनी समझ बूझ भी नहीं थी। खैर अम्मी अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी। हम दोनों घर में ही कैद होकर रह गए थे। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। अब माहौल इस कदर घुटन वाला हो गया था कि यहाँ पर मजीद रहना नामुमकिन लगने लगा था। अम्मी ने मेरी आंखों की उदासी देखी तो वो घर से बाहर जाने लगी थी। मैं उनसे पूछती कि आप कहाँ गई थी तो वो कहती कि मैं काम से गई थी। तकरीबन कुछ
कुछ दिनों बाद अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी अपना सामान तैयार कर लो, हम ये घर और ये मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। अम्मी हम कहाँ जाएंगे? अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोली, अल्लाह ताला की जमीन बहुत बड़ी है, हमें कहीं ना कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी। हम फिर दोनों वो घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। अम्मी ने ये घर किराए पर लिया था। ये घर मुख्तसर था, 2 कमरे या किचन और फिर बाथरूम, छोटा सा सहन भी था। मैं एक दिन अम्मी से बोली कि हम इस घर में क्यों शिफ्ट हुए हैं। तब अम्मी कहने लगी, मुझे लोगों की बातों से बहुत डर लगने लगा था, वहां पर कोई तुम्हें बदनाम करने लगा था, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। मैं चुप रही थी। अम्मी को इस बात का इल्म कहाँ था कि जो बातें मैं पिछले 2 बरस से सुन रही थी। उन्होंने मुझे इस कदर तकलीफ दी थी। मुझे खुद यही लगने लगा था कि मुझसे ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे मेरे वालिदैन का नाम खराब हो जाएगा। मैं अपने बाप की इज्जत खराब जरूर करूंगी। शायद मेरे माथे में यही सब लिखा है। मैं इन बातों से पीछे छुड़ाने की कोशिश किया करती थी, मगर जब आईना देखती तो लोगों के जुमले मुझे याद आ जाते थे। एक दिन अम्मी सब्जी लेने घर से बाहर गई हुई थी, जबकि मैं अपने घर बैठी थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ये सोचकर दरवाजा खोल दिया कि शायद अम्मी आई होंगी, मगर सामने तो एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। हम इस नए इलाके में आए थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स को जानते थे और वो हमारा मालिक मकान था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, गुड़िया तुम्हारी वालदा कहाँ है? मैं बोली, वो तो घर में नहीं है, बाजार तक गई हैं, आप अंदर आ जाएं। मालिक मकान ने सर हिला दिया और बोला, नहीं, जब तुम्हारी अम्मी आ जाएगी तो मैं फिर से चक्कर लगा लूंगा। मैं बोली, आपको दोबारा जहमत करनी पड़ेगी, अम्मी बस आने वाली होंगी, तब तक मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दूंगी। मालिक मकान कहने लगा, जीती रहो। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और वापस चला गया। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। अबू के इंतकाल के बाद ये पहला शख्स था जिसने इतनी इज्जत से बात की थी। अम्मी जब आई तो मैंने उनको सारी बात बता दी। अम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, हयादार लोग ऐसे ही होते हैं, जब बेटियां घर में अकेली होती हैं तो वो घर में नहीं आते, और तुम भी किसी को भी घर में आने की इजाजत मत दिया करो। फिर अम्मी कहने लगी, 1 महीना हो गया है, वो किराया लेने आया होगा। मैं बोली, अम्मी आप हर माह किराया कहाँ से दिया करेंगी, हमारा गुजर बसर कैसे होगा? अम्मी कहने लगी, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। मैंने वो घर बेच दिया है जिसमें हम रहा करते थे। वो पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। हमारे पास अच्छा खासा सरमाया है, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी भी सर उठाकर कर सकूंगी। तुम 20 साल की होने वाली हो और मैंने एक लड़का भी तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। उसकी उम्र 25 साल है। वो बहुत नेक लड़का है, तुम्हारी शादी उससे करूंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर शर्मा गई थी। अब मुझे अपनी शादी के ख्याल आने लगे थे। वो दिन कैसा होगा जब मैं दुल्हन बनूंगी, ना जाने मेरा दुल्हा कैसा होगा। तालीम तो मेरी अधूरी रह गई थी। हालात ही ऐसे बन गए थे कि आगे पढ़ाई नहीं कर सकी। अब मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। नए इलाके में हमारा किसी के घर भी आना जाना नहीं था। मैं घर में पड़ी सारा दिन बोर हो जाती थी। एक दिन हमारे घर पर दस्तक हुई तो अम्मी ने ही दरवाजा खोला था। मालिक मकान हमारे घर आया था। वो कहने लगा कि मैं घर की खिड़कियों की मरम्मत करवाना चाहता हूँ, ये खराब हो गई हैं। अम्मी ने इजाजत दे दी थी। अब इस काम की वजह से मालिक मकान को भी मजदूर के साथ हमारे घर आना पड़ता था। एक दिन अम्मी कहने लगी, भाई साहब आप ना आया करें, मजदूर अपना काम करके चले जाया करेंगे, इसी तरह तो आपको जहमत होती होगी। मालिक मकान कहने लगा, बहन ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप घर में अकेली 2 औरतें ही होती हैं। आप मेरे घर में रह रही हैं, मेरी जिम्मेदारी है। आजकल के लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे साथ ही आना पड़ेगा। मुझे मालिक मकान की सोच बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी कहने लगी, ये आदमी तो बहुत ही भला लगता है। एक दिन मजदूर के जाने के बाद अम्मी ने उन्हें चाय पर रोक लिया। मैं चाय लेकर गई तो मालिक मकान कहने लगा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी थी। मैं बोली, अब्बू के इंतकाल के बाद रिश्तेदारों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे, उसकी वजह से मेरी तालीम भी अधूरी रह गई थी और हमें अपना इलाका भी छोड़ना पड़ा। मालिक मकान कहने लगा, हाँ ऐसा ही होता है। कभी कभार हमें अपने इतने दुख देते हैं कि इंसान ने कभी इस चीज़ की तवक्का भी नहीं की होती। मालिक मकान कहने लगा, मेरा नाम जमशेद है। मैं भी अपने लोगों की बातों का ही डसा हुआ हूँ। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसकी खातिर जान भी देने को तैयार था, मगर फिर हमारे रिश्तेदारों से हमारी जोड़ी बर्दाश्त न हुई और हम दोनों के दरमियान बदगुमानी डाल दी, जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला था। मैं आज भी वो सब सोचता हूँ तो दिल दहल जाता है। मैं आज 80 साल का हो गया हूँ, मगर आज तक मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। फिर वो कहने लगा, तुम जिस किसी से भी शादी करो उसके साथ मुखलिस रहना, हालात जैसे भी हो तुम हमेशा अपने शोहर का साथ निभाना। फिर मालिक मकान ने हमें अपने मोबाइल नंबर दिया और अम्मी से कहने लगा कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं मालिक मकान के मुतालिक सोचने लगी थी। न जाने जमशेद की शख्सियत में ऐसा क्या था कि मैं चाह कर भी उसे अपने दिमाग से झटक नहीं पाई थी। रात को बारिश बरसने लगी थी। अम्मी तो सारे दिन की थकी हुई जल्दी से सो गई, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जब बारिश होती तो हम दोनों बाप बेटी मिलकर बहुत इंजॉय किया करते थे। अम्मी हमारे लिए समोसे बनाती थी और हम तीनों मिलकर खाते थे और बहुत सी बातें किया करते थे। मेरी सहेलियां भी अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी। अब्बू हर ईद पर मुझे पैसे देते और कहते दोस्तों के लिए गिफ्ट ले लो। हम एक दूसरे को तोहफे दिया करती थी। मेरे दोस्तों के वालिदैन मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे अपनी बेटी कहा करते थे। मगर फिर अचानक ये सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी दादी और फूफो ने मिलकर हमारी जड़ें काट दी थी। मैं यही सब सोच कर रोने लगी थी, तभी मुझे जमशेद का ख्याल आया था। वो मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा था, वो तो मेरी अम्मी से भी बड़ा था, मगर मुझे उस बूढ़े की बातों से सुकून मिलता था। मैंने यही सोच कर उससे मैसेज कर दिया था। मैंने उसको बताया कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, मैं अपने अब्बू को बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। वो कहने लगा, मेरा भी यही हाल है, मैं भी अपनी बीवी को बहुत याद कर रहा हूँ। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रात ऐसे ही गुजर रही थी और मुझे इल्म भी नहीं हुआ था। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के साथ रात भर जाकर बात की थी। फजर की अज़ान फिजा में गूंजने लगी तो अम्मी उठ बैठी थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई, इसलिए मैंने जल्दी से मोबाइल छुपा दिया था। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ है, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? तब मैं बोली, अम्मी दादी ने हमारे साथ जो कुछ किया है मैं चाह कर भी भुला नहीं पा रही। आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था कि वो हमारी दुश्मन बन गई थी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मिसबा बेटी, मैंने ये बात तुमसे हमेशा छुपा कर रखी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। मैंने अपना गुनाह सब छुपाया हुआ था। दरअसल मैंने और तुम्हारे अब्बू ने घर से भागकर शादी की थी। तुम्हारी दादी अपने भाई की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारे बाप को मैं पसंद आ गई थी। तुम्हारे बाप ने घर में बात की थी, ना ही उसके घर वाले माने थे और ना ही मेरे घर वाले माने थे। यूं हमने भागकर शादी कर ली थी। तुम्हारा बाप मुझे अपने घर ले गया तो तुम्हारी दादी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए। खड़े खड़े ही हमें घर से निकाल दिया था। फिर तुम्हारे बाप ने दूसरे मोहल्ले में ये घर खरीदा और हम वहां पर रहने लगे थे। मोहल्लेदारों से भी दोस्ती हो गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मगर तुम्हारे अब्बू की वफात के 3 महीने पहले वो सब लोग आकर हमारे मोहल्ले में बस गए थे। मुझे पता था कि ये लोग फिर से हमारा घर बर्बाद कर देंगे। उन्होंने तो हमारे साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मैं अम्मी की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी अम्मी ने घर से भागकर शादी की थी। खैर, मैंने इस बात को भुलाने की कोशिश की थी। अब जमशेद हर रोज हमारे घर आने लगा।
तो मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं उसके मुतालिक सोचती रहती थी। अम्मी से चोरी छुपके उसके साथ बातें भी किया करती थी। कुछ अरसे बाद ही मुझे लगा कि मैं तो जमशेद से मोहब्बत करने लगी हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं उम्रों के फर्क को भूलकर उससे वो मोहब्बत देना चाहती थी जिसका वो मुस्तहिक था। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार जब जमशेद से किया तो वो कहने लगा कि ये ठीक नहीं है, तुम अभी खुद छोटी हो। मैं बोली, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो बूढ़ा जमशेद तो मान गया था, मगर सबसे मुश्किल मरहला अम्मी को मनाने का था। अम्मी को जब मैं इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गई थी। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अगर आपने मुझे और जमशेद को जुदा करने की कोशिश की तो मैं भी वही सब करूंगी जो आपने अपनी जवानी में किया था। आपको इल्म होना चाहिए कि वक्त अपने आप को बताता है, शायद आपके लिए यही मकाफात अमल होगा। अम्मी मेरी धमकी सुनकर डर गई थी। वो फूट फूट कर रोती रही थी कि मैं हर वक्त अम्मी पर दबाव डालती रही थी। अम्मी ने मोहल्ले वालों से जब इस बूढ़े जमशेद की मुतालिक मशवरा मांगा तो सबने फौरन मना कर दिया और कहने लगे कि जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में मत फेंक, नहीं तो इसका भी वो बूढ़ा वही हाल करेगा जो उसने अपनी पहली 3 बीवियों का किया था। अम्मी तो ये बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, 3 बीवियां? मोहल्ले की औरतें कहने लगी, इस बूढ़े की पहले 3 बीवियां मर चुकी हैं, मगर हर बीवी के मरने के बाद ये पहले से ज्यादा हसीन और जवान हो जाता है। अब इसकी उम्र 80 बरस है, मगर वो कहीं से भी 80 का नहीं लगता। मैंने ये बातें सुन ली थी। मैं बोली, जो मर्जी हो जाए, मैं शादी करूंगी तो जमशेद से ही करूंगी। अब मैं बहुत रोई थी। उन्होंने मेरे आगे हाथ भी जोड़ दिए थे। मुझसे बार बार कहा कि मैंने तुम्हारे लिए शहजादा जैसा लड़का ढूंढा है। उसकी उम्र 25 साल है। तुम बस जमशेद को अपने दिल से निकाल दो। शायद मैं उनकी बात मान भी लेती, मगर मैंने अपने मुतल्लिक जो कुछ सुना था उसके बाद मुझे यही लगने लगा था कि मेरे तो माथे पर लिखा ही यही है। माथे पर लिखा ही यही था कि मैं बेहया हूँ और वालिदैन का नाम लाजमी खराब करूंगी। मैंने अम्मी की कोई भी बात नहीं मानी थी और फिर मैंने भागकर शादी कर ली। मैं दुल्हन बनी, बहुत खुश थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे दुनिया जहां की खुशी मिल गई हो। थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ा कमरे में आया और बोला, तुझे मालूम है मैं जवान क्यों नजर आता हूँ? क्योंकि मेरी तीनों बीवियां मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब तू भी उनसे कुछ सीख ले। ये कहते ही उसने बिस्तर की चादर खींची तो नीचे पर नजर पड़ते ही मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वहां का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का बैठी थी। जमशेद को देखने लगी थी। मैं बोली, ये सब क्या है जमशेद? वो मुस्कुराकर बोला, ये बहुत काम की चीज है। मेरे पास हमेशा जवान रहने का एक बहुत बड़ा टोटका मौजूद है। इस फटकरी को अगर कोई जवान लड़की अपने हाथों से पीस कर इसमें शहद और दूसरी चीज से मिलाकर हर रात अपने शोहर के जिस्म की मालिश करेगी तो मर्द जवान रहेगा। मेरी बीवियां लेप लगाकर मालिश किया करती थी और देखो मैं आज भी जवान हूँ। तुम भी मेरे लिए सब करो। उसने मुझे फटकरी लाकर दे दी थी और बोला, तुम अपना काम शुरू कर दो। मैं उसके रवैये को देखकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, जमशेद, आप ये क्या कह रही हैं? मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है। जमशेद ने सर झटक दिया और बोला, अरमान पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बूढ़ा जमशेद था जो मैसेज पर इस कदर खूबसूरत बातें किया करता था और यूं मेरी सारी रात मुशक्कत में गुजर गई थी। मैं कहाँ इतना काम करती थी। फटकरी पीस पीस कर मेरे हाथों में छाले बन चुके थे। सुबह हुई तो जमशेद मुस्कुराकर बोला, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बहुत से लोग देखने आएंगे। मैंने जमशेद की बात मान ली थी, हालांकि मैं इस कदर थकी हुई थी कि जी चाहता था कि सो जाऊं। खैर, हमारे घर बहुत से लोग आए थे जो जमशेद से यही बात बार बार पूछ रहे थे कि हकीम साहब, आपकी बीवी की उम्र कितनी है? जमशेद बता रहा था कि अभी ये 20 साल की हुई है। फिर जमशेद आने वालों को दूसरे कमरे में ले जाता। जमशेद किसी मुलाजिम से भी काम करवा सकता था, मगर फिर भी वो फटकरी मुझे ही पीसने को कहता था।
لیکن شادی کے رات جمشید نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پھٹکری سے میرے جسم کی مالش کیا کرو گی، مگر اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا تھا۔ اب ہر روز رات کو جمشید مجھ سے یہی کام کرواتا تھا۔ پہلے تو میں اس کی محبت سمجھ کر یہ سب کیا کرتی تھی، مگر میں تھکنے لگی تھی، اس لیے میں نے جمشید سے خوب جھگڑا کیا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ جمشید کہنے لگا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کا کہا مانتی رہی تھی۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ آخر جمشید اتنی ساری پھٹکری کا کرتا کیا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک آدمی آیا تھا تو جمشید اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ جمشید بولا یہ پھٹکری میں نے اپنی بیوی سے پسوائی ہے، تم اس کو استعمال کرنے سے بہت جلد جوان ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور ڈھیروں پیسے جمشید کو دے دیے تھے۔ مجھے جمشید پر شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چھان بین کروائی تو پتا چلا کہ جمشید ایک نمبر کا فراڈیا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں ہی حکیم صاحب کے نام سے مشہور تھا۔ وہ جان بوجھ کر کم عمر لڑکیوں کو اپنے کام میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتا اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ میری کم عمر بیوی پھٹکری بیچتی ہے جس کو لگانے سے کوئی بھی جوان ہو سکتا ہے، جبکہ وہ خود جوان نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجری کراتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں بھی اسی مشقت سے تنگ آ کر بھاگ گئی تھی اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹ رہا تھا۔ میں یہ سب جان کر بہت شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی امی سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم واپس آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں قبول کر لوں گی۔ میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ امی نے اس بوڑھے کا گھر چھوڑ کر دوسرا مکان لے لیا تھا اور میں نے خلا لے لی تھی۔ وہ مجھ سے گلے مل کر بہت روئی۔ اب میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میری دادی نے میرے متعلق اتنی غلط باتیں مشہور نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی گھر سے بھاگنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کی سوچ انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثرات دیتی ہیں، اس لیے کسی کے متعلق کبھی بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے کسی کی زندگی ہی خراب ہو جائے۔